नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा प्लिंथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं वही कि आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था एंडोक्राइन सिस्टम का उसको इतना प्यार दिया। आप अपना प्यार बाकी लेक्चर्स के लिए भी इसी तरीके से बनाए रखना और इस जो भी लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं उनको अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे बहुत जल्दी अगर हम 1000 सब्सक्राइबर को पहुंचते हैं तो उसके बाद हम लाइव क्लास जो है वो इस पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और ये जो लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम है उसका लेक्चर 3 और आज का जो टॉपिक होगा इसमें वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसको डिस्कस करें, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इस ग्लैंड के बारे में हमको क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन हमको देखना है कि हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, उसमें कहाँ पर स्थित होती है। तो ये एक इमेज है, डायग्राम है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का, यानी यहाँ पर इसकी वो लोकेशन बताई गई है कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेट होती है। तो ये आपको ये मटर के दाने के आकार की एक जो ग्लैंड इसमें आपको दिखाई दे रही है, यानी कि मटर के दाने के समान इस कलर से, जो नीले कलर से, ब्लू कलर से आपको ये एक इस तरीके की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहां पर है शरीर में। तो जैसा हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं भाई कि मानव शरीर में ये कहां पर स्थित होती है, अग्र मस्तिष्क में, यानी शरीर के किस भाग में यह स्थित है। तो फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क जो होता है वहां पर लोकेट होती है। अब अग्र मस्तिष्क में कहां पर है, ये वाला जो हिस्सा है ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। ये जो ब्लैक कलर से आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है और ये जो है नीचे इसके ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। और ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है इसको हम कह रहे हैं ये इनफंडिबुलम। ये वाला जो हिस्सा है कनेक्शन है इन दोनों के बीच का, वो है इनफंडिबुलम। इसे इनफंडिबुलम कह रहे हैं। तो अब कहां पर स्थित है ये भाई, हाइपोथैलेमस के नीचे एक हड्डी है हमारे क्रेनियम की, उस हड्डी का नाम है स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड हड्डी। और उस हड्डी में क्या होता है, डिप्रेशन, एक गड्ढा होता है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेला टर्सिका। तो ये जो आपको ग्रीन कलर से एक ये जो इमेज आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का है, ये वो हड्डी है जिसको हम स्फिनोइड हड्डी कह रहे हैं। क्रेनियम की एक ये हड्डी है स्फिनोइड हड्डी और इसका वो ये एक गड्ढा, एक डिप्रेशन है, जिस डिप्रेशन या गड्ढे में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेट होती है। यानी हाइपोथैलेमस के नीचे इनफंडिबुलम के द्वारा इस स्फिनोइड हड्डी के अंदर जो गड्ढा है सेला टर्सिका जिसको कहते हैं, उस सेला टर्सिका गड्ढे में ये स्थित होती है। तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम कहलाता है, या इसको इनफंडिबुलम स्टॉक भी कहा जाता है। तो ये पिट्यूटरी स्टॉक भी इसका एक दूसरा नाम होता है। तो ये इसकी लोकेशन वाली बात होती है कि कहां पर ये लोकेट होती है। इसके बाद हम देखें कैसी होती है भाई। तो मटर का जो दाना होता है उस दाने के आकार की होती है और इसके बाद इसकी अगर हम लंबाई या चौड़ाई को देखें तो इसकी लंबाई या चौड़ाई कैसी होती है, 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी। और अगर इसका वजन या वेट जो देखा जाए वो कितना होता है, तो ये 0.5 से लेकर के 0.6 ग्राम तक ये जो मेल है या पुरुष होता है उसमें इसका वेट माना जाता है। महिला में ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए वहां इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये इसके बारे में दो सामान्य बातें हैं कि शरीर में इसकी लोकेशन कहां पर है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे अग्र मस्तिष्क में स्फिनोइड हड्डी, स्फिनोइड हड्डी में एक सेला टर्सिका गड्ढा,
सेला टर्सिका गड्ढे में ये इन्फंडिबुलम जो होता है उसके द्वारा लटकी रहती है। लंबाई और चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है और वजन इसका 0.5 से लेकर के 0.6 ग्राम ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी खोज। इस ग्रंथि को किसने खोजा था? तो वही एक वैज्ञानिक थे, वासेलियस। यानी इस ग्रंथि की जो खोज है वो वासेलियस के द्वारा की गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ग्लैंड होती है इसको पहले क्या माना जाता था? मास्टर ग्लैंड माना जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था कि भाई जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स को ये अपने हार्मोन्स के माध्यम से क्या करती है? रेगुलेट करने का काम करती है। यानी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो अपने हार्मोन्स के माध्यम से दूसरी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये स्वयं हाइपोथैलेमस जो होता है इसके कंट्रोल या इसके नियंत्रण में काम करती है। तो अब हम इसको मास्टर ग्लैंड नहीं मानते हैं वर्तमान में अगर देखा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में काम करती है? यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस होता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है उस अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है, यानी जो डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है जिसको डायनसेफेलॉन कहते हैं, ये उस डायनसेफेलॉन का जो वेंट्रल वॉल होता है या उसका जो फर्श होता है उस फर्श को ही हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेट होती है। इसके बाद हम बात करें इस ग्रंथि के पार्ट्स के बारे में कि यह ग्रंथि कितने भागों में विभाजित रहती है। तो इस ग्रंथि को सामान्यतः 2 बड़े पार्ट्स या 2 बड़े भागों में डिवाइड किया जाता है। एक इसका अग्रभाग या अग्रपाली जिसको कहते हैं, दूसरा होता है इसका पश्च भाग या जिसको पश्चपाली भी कहा जाता है। तो बाकी इसको देखते हैं। एंटीरियर लोब होगा, पोस्टीरियर लोब होगा। तो एंटीरियर लोब यानी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की हम स्ट्रक्चर को भी देखें, थोड़ा सा इसकी संरचना में अगर देखें क्या क्या है, तो इसमें 2 भाग हैं। ये वाला हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट इसका अग्रपाली वाला भाग होता है जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये पिछला वाला भाग कहलाता है जिसको पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, या पोस्टीरियर लोब भी कहा जाता है इसको, पश्चपाली या पोस्टीरियर लोब, या इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक और नाम है हाइपोफाइसिस। इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। और ये जो अग्रभाग होता है इसका, इसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो चाहे तो अगर अपन एडिनोहाइपोफाइसिस याद रख लें, या अग्रपाली याद रख लें, या पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये जो अग्रपाली वाला भाग होता है यह भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसमें भी 2 भाग होते हैं। इसका जो अग्रभाग होता है, जो ट्यूब लाइक होता है, सकरा वाला जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस। और इसका जो पिछला चौड़ा भाग होता है, ये रीजन जो दिखाई दे रहा है इसका, ये वाला पार्ट जो होता है, चौड़ा वाला भाग इसका, ये कहलाता है पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस। और ये पार्स ट्यूबरेलिस। तो हमको 3 भाग इसमें विशेष रूप से याद रखने हैं, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा।
तो ये 3 पार्ट्स हैं। पार्स नर्वोसा वाला जो भाग होता है ये पश्चपाली का हिस्सा है। पोस्टीरियर जो लोब होता है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं ये वो है। और बाकी जो पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स डिस्टेलिस ये एडिनोहाइपोफाइसिस यानी इसका जो अग्रपाली वाला भाग होता है एंटीरियर लोब भी जिसको कहते हैं ये उसका पार्ट होता है। कुछ एनिमल्स में यानी कि अगर हम ह्यूमंस को छोड़ दें तो मनुष्य में क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, जो भ्रूणी अवस्था होती है, उस भ्रूणी अवस्था में एक और भाग होता है जिसको पार्स इंटरमीडिया भी कहा जाता है। तो ये जो पार्स इंटरमीडिया वाला भाग है, ये वाला भाग मनुष्य में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाता है और एक अवशेष के रूप में रह जाता है। दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि यह भाग भी डेवलप होता है। तो इसके बाद हम बात करें इस अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और ये जो पश्चपाली वाला भाग होता है इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हम इस अग्रपाली के हार्मोन्स को डिस्कस करें कि इस पाली से कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इस पाली से निकलते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये जो एंटीरियर लोब होता है, जो अग्रपाली होता है, इस अग्रपाली का जो नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस का। तो इस पाली से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो किसके नियंत्रण में सीक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, 2 प्रकार के हार्मोन्स या फैक्टर होते हैं, यानी इससे जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा वो कैसे होगा हम उसको देखते हैं। सबसे पहले उन हार्मोन्स को देखें जो अग्रपाली से निकलते हैं या सीक्रेट होते हैं। इस अग्रपाली को ही हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कह रहे हैं। और इस एडिनोहाइपोफाइसिस या इसी का नाम है एंटीरियर लोब या अग्रपाली। तो इससे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं सबसे पहले इसमें हम हार्मोन देखें जीएच, ग्रोथ हार्मोन, या इसी को एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन इससे सीक्रेट होता है वो है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच। तीसरा जो हार्मोन है वो होता है एसीटीएच, इसको हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हिंदी में भी इसके नाम अगर अपन लिख सकते हैं तो यही याद रखना है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है टीएसएच, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या कहा जाएगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह अग्रपाली जो है उससे सीक्रेट होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, यानी इनका सीक्रेशन कहां से होता है, कहां से निकलते हैं, ये एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब या अग्रपाली, वहां से इसका सीक्रेशन होता है। और ये हार्मोन्स कैसे होते हैं, नेचर में यानी प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि यह प्रोटीन से निर्मित हार्मोन्स होते हैं। एक एक करके इन सारे हार्मोन्स को हम देखेंगे। अब इनका सीक्रेशन कैसे होगा वो देखेंगे। हाइपोथैलेमस जो होता है कैसे इस अग्रपाली के जो हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है, कब इसका सीक्रेशन होगा और कब इसका सीक्रेशन नहीं होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है कब इसको रोक सकता है। भाई इसके बहुत ज्यादा मात्रा में अगर सीक्रेशन हो रहा है तो उस समय ये इनहिबिटरी फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से ये हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा। तो एक एक करके ये सारे हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर हम एग्जांपल देखें अग्रपाली के हार्मोन्स का, जैसा कि टीएसएच, इसको क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच। तो इस टीएसएच का सीक्रेशन इस अग्रपाली से कैसे होता है, कब होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसके पास दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। कुछ लोग इनको फैक्टर्स भी मानते हैं, तो हार्मोन से फैक्टर कुछ भी हम यहाँ इसको मान सकते हैं। तो इनके पास दो तरीके के होते हैं, एक होगा रिलीजिंग हार्मोन, एक होंगे इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सबसे पहले जब इसको ये मैसेज मिलता है कि भाई ब्लड के अंदर क्या है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम है, यानी जो मात्रा उसकी होनी चाहिए रक्त में थायरॉक्सिन हार्मोन की, वो मात्रा कम है। तो ये क्या करेगा हाइपोथैलेमस, इससे एक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा थायराइड जो ग्लैंड है उसके लिए, टीएसएच जो हार्मोन है, यानी उसके सीक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, तो इसके लिए हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसका सीक्रेशन होता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसका सीक्रेशन होगा, यानी हाइपोथैलेमस से सबसे पहले इस हार्मोन का सीक्रेशन होगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और इसके बाद ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहां पर आएगा, यानी हाइपोथैलेमस के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, और इस ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, यानी इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी जो हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं, जो ब्लड के माध्यम से इस अग्रपाली में पहुंचते हैं। तो जैसे ही ब्लड में क्या होता है, थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है सामान्य से, उस समय क्या करेगा हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। और ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है इस ब्लड के माध्यम से कहां पर आएगा, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसकी अग्रपाली में आएगा। इसके बाद ये जो अग्रपाली है इस हार्मोन्स के निर्देश के अनुसार क्या करेगी, टीएसएच का सीक्रेशन करेगी, यानी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन होगा फिर कहां से, अग्रपाली से। और उसके बाद ये टीएसएच जो होता है ये ब्लड के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा, थायराइड ग्लैंड में। कहां पहुंचेगा, थायराइड जो ग्लैंड है वहां पर। और इसके बाद इसको क्या मैसेज देगा, इसको भाई थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, यानी
ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनके सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करेगा। और जैसे ही इसकी ब्लड में मात्रा थायरॉक्सिन की कैसी हो जाती है, सामान्य हो जाती है, वैसे ही ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज करेगा। और वो इनहिबिटरी कहां पर आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली में आएगा और इसको कहेगा कभी भाई रुको रुको, इसके बाद अब और आवश्यकता नहीं है। तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, इस टीएसएच का जो सीक्रेशन है वो कैसा कर देगी, कम कर देगी। तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, या इसको रोक देगी यहीं पर ये, जिसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करना कम कर देगी, यानी कि जितना अमाउंट चाहिए उतनी ही मात्रा उसकी बनी रहेगी। तो इस तरीके का भी इनका क्या होगा, एक प्रभाव होता है। तो हाइपोथैलेमस इस रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन के माध्यम से पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए एक एक करके इसके बाद हम इसके हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, अग्रपाली से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन, या उसी का दूसरा नाम होता है एसटीएच या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी जिसको कहते हैं। क्या कहा जाएगा उसको, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या जीएच। जीएच या एसटीएच। तो सीक्रेशन इसका कहां से हो रहा है, कहां से निकलता है, अग्रपाली से। अब इस ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो जिसको हम कह रहे हैं उसका काम क्या होता है, काम क्या करता है, तो यह शरीर की वृद्धि से संबंधित होता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या करेगा, ये शरीर की जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट है, उससे संबंधित होता है, शरीर की वृद्धि का काम करता है। जो भी मसल्स हैं, पेशियां हैं, जो टिश्यू हैं, हड्डियां हैं, इन सब की जो वृद्धि है उसके लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा इसका जो कार्य होता है, यानी पहला जो कार्य है इसका वो होगा वृद्धि, यानी कि ग्रोथ इसके द्वारा होगी बॉडी की। दूसरा जो इसका काम होता है वह क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है, इन तीनों के उपापचय या मेटाबॉलिज्म, उपापचय या मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, यह रेगुलेट करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करेगा, इसलिए इसको एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन भी कहा जाता है। एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो ये विशेष रूप से याद रखना है, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा हार्मोन होता है जिसको एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों के ये मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं भाई, यानी कि जो सेल होती है उस सेल को अपनी विभिन्न जैविक जो क्रियाएं होती हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, उनको पूरा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। तो भोज्य पदार्थ का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहलाता है, जिसमें दो प्रकार की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, एक कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया और दूसरा एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया। दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो साथ साथ हो। इसके बाद हम देखते हैं भाई कि जो जीएच होता है बाकी और कौन कौन से काम करता है। तो इसका एक और फंक्शन क्या पढ़ा था हमने, ग्लाइकोजेनेसिस
ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन दोनों क्रियाओं को भी क्या करता है, या रेगुलेट करने का जो कार्य होता है वो भी इसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं उसको भी यह रेगुलेट करता है। तो इसमें हम देखें कि भाई ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। जो ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके की होती है, इसमें क्या होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस से हमारा जो इंटेंशन है यानी कि आशय क्या है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है लीवर में, यानी लीवर के अंदर ये क्या काम कर रहा है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये जो प्रक्रियाएं होती है इसको रेगुलेट करने का इसका काम होता है। तो जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है यानी जो ग्लूकोज है इसको जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ब्लड में जो शर्करा होती है, शुगर होती है, उसकी मात्रा को रेगुलेट करता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो अतिरिक्त ग्लाइकोजन होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये हमारी सेल में क्या होता है, रिजर्व जो फूड मटेरियल होता है, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में काम करता है, जो लीवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। लीवर और जो मसल्स है, मांसपेशियां होती हैं, उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है। अब जो दूसरा शब्द है इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, कभी कभी शरीर में इस प्रकार की स्थिति भी बनती है कि जब पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, सेल को भोज्य पदार्थ नहीं मिल पा रहा है और उसको जो ऊर्जा संबंधी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सेल अपनी जो ऊर्जा संबंधी जरूरत होती है उस ऊर्जा से संबंधित रिक्वायरमेंट को या जरूरत को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूसरे सोर्सेज से प्राप्त करता है। तो कहने का आशय क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रोटीन और फैट से, यानी जो प्रोटीन है और जो फैट है या वसा है, इससे जो ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो प्रोटीन और फैट ये कैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं। जब इनसे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो किसके हैं, ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच हार्मोन के होते हैं। इसके बाद हम ये देखें कि इस हार्मोन की कमी से भाई क्या होता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगे उस समय क्या होगा, और अगर ये कम मात्रा में सीक्रेट होता है उस समय क्या होता है। तो कोई सा भी हार्मोन्स हो, यहाँ दो शब्द आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, ध्यान रखना है अक्सर कि जब हार्मोन्स कम मात्रा में सीक्रेट होता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइपोसीक्रेशन। वो स्थिति क्या कहलाती है, हाइपोसीक्रेशन, यानी उस हार्मोन्स का कम मात्रा में निकलना या कम मात्रा में सीक्रेट होना। और जब वो ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है उसको हम कहते हैं हाइपर सीक्रेशन, यानी उस हार्मोन्स की अधिकता। कमी हाइपोसीक्रेशन और अधिकता हाइपर सीक्रेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जीएच होता है या जो एसटीएच है, इस एसटीएच के हाइपोसीक्रेशन से क्या क्या होता है, इसके फलस्वरूप किस प्रकार की समस्या शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो अगर ये जो जीएच का जो हाइपोसीक्रेशन है ये दो समय हो सकता है, एक तो अडल्ट स्टेज में ऐसा हो सकता है और एक होता है चाइल्डहुड स्टेज में, या जो एडोलसेंस वाली जो स्टेज होती है, हमारी किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था या जो किशोरावस्था है। इस समय अगर इस जीएच की कमी होगी तब क्या होगा, और अगर अडल्ट स्टेज पर इसकी कमी होती है उस समय क्या प्रभाव इसका होता है। तो जब जीएच की कमी कैसी होती है, किशोरावस्था या बाल्यावस्था के समय इसका सीक्रेशन कम हो जाता है, तो उस समय एक
डिसीज इससे उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। वो क्या कहलाता है? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म उसको कहा जाता है। यानी जिन बच्चों में इस एज ग्रुप के अंतर्गत क्या होता है, इसका हाइपोसीक्रेशन हो रहा है, उस समय क्या होगा, ऐसे बच्चों की जो हाइट होती है वो कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इनकी जो लंबाई जितना होना चाहिए सामान्यतः एक व्यक्ति की, उस अवस्था को ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सामान्यतः कैसे हो जाते हैं, बच्चे बौने रह जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे बच्चे? ड्वार्फ कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक अंतर होता है, जैसे कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, बच्चों में बौनापन आता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, साथ ही साथ जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो भी ठीक तरीके से नहीं होता है। तो यानी कि मानसिक रूप से वो जो बच्चे होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसे बच्चे केवल शारीरिक रूप से क्या होगा, इनकी केवल हाइट ही कम होगी, बौने होंगे, जबकि इनका जो मानसिक विकास होता है वो ठीक प्रकार से होता है। लेकिन इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक और समस्या देखने को मिलेगी। एक तो इनका जो कद होता है वो तो छोटा होगा ही होगा, साथ ही साथ आगे चल करके इनमें क्या होता है, स्टेरिलिटी, यानी जो नपुंसकता है वो आने लगती है। इस तरीके के बच्चे जब वयस्क होते हैं और अगर उनके अंदर इसका जो सीक्रेशन ऐसा ही बना रहता है तो ऐसे बच्चों में नपुंसकता या स्टेरिलिटी की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि अगर अडल्ट स्टेज पर है उस समय इसका हाइपोसीक्रेशन होता है, तब क्या होगा, वयस्क अवस्था में इसके हाइपोसीक्रेशन के फलस्वरूप क्या होगा। अब वयस्क अवस्था में अगर इसका हाइपोसीक्रेशन हो रहा है तो उस समय क्या है, ऐसा तो होने से रहा कि भाई उस समय एक बार व्यक्ति अपनी हाइट को प्राप्त करने के बाद फिर से छोटा हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों में फिर क्या होगा इस स्टेज पर इसमें, तो वो जो डिसीज होती है उसको हम कहते हैं मिक्सोडीमा, पिट्यूटरी मिक्सोडीमा के रूप में उसको जाना जाता है। क्या कहलाते हैं वो, मिक्सोडीमा। तो ये पिट्यूटरी मिक्सोडीमा इसको अपन कह रहे हैं। तो ये बीमारी कब होगी, अडल्ट स्टेज पर, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो जो बाल्यावस्था वाला समय होता है उसको छोड़ दिया जाए, जब व्यक्ति अपनी अडल्ट स्टेज पर पहुंचता है बच्चा, तो उस समय ये मिक्सोडीमा होगा। मिक्सोडीमा में किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं विशेष रूप से उसका जो प्रभाव होता है वो कहां पर होता है, इन व्यक्तियों पे जो जेनाइटल्स होते हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं, वो जननांग इनकी कैसे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। यानी उनका जो विकास होता है वो कैसा होने लगता है, जननांगों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे जो वयस्क व्यक्ति हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, उनमें भी स्टेरिलिटी आ जाती है। साथ ही साथ उनका जो शरीर होता है वो शरीर भी कैसा होता है, कमजोर होने लगता है। तो ये दो विशेष सिम्टम्स आपको मिक्सोडीमा में देखने को मिलेंगे। तो ये दो जो डिसीज होती हैं वो जीएच या एसटीएच के हाइपोसीक्रेशन का परिणाम होता है। पहला होता है ड्वार्फिज्म, जिसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म अपन कहते हैं, और बाकी जो दूसरा होता है इसका प्रभाव होता है मिक्सोडीमा, पिट्यूटरी मिक्सोडीमा जिसको अपन कह रहे हैं। इसमें भी स्टेरिलिटी आएगी, इन बच्चों में भी स्टेरिलिटी आती है, दोनों में ही स्टेरिलिटी जो है देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें इसके हाइपर सीक्रेशन की। इसके हाइपर जो सीक्रेशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से कौन सी जो बीमारी है या कौन सी डिसीज होती है वो उत्पन्न होती है। तो अब यही स्थितियां यहाँ पर भी बनेंगी इसके हाइपर सीक्रेशन में भी, कि अगर इसका हाइपर सीक्रेशन कब होता है, बाल्यावस्था के समय अगर होगा हाइपर सीक्रेशन, उस समय कौन सी बीमारी होगी। यानी ये जो हाइपर सीक्रेशन होता है इसकी जो अधिकता होती है वो दो समय पर हो सकती है, एक बाल्यावस्था के समय या किशोरावस्था के समय, और दूसरा अडल्ट स्टेज।
तो बाल्यावस्था के समय अगर ये ज्यादा मात्रा में बनता है तो उस समय क्या होगा, जायगेंटिज्म। क्या होता है, जायगेंटिज्म होता है, यानी कि भीमकायता हो जाएगा, शरीर कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, हड्डियों की जो ग्रोथ है विशेष रूप से, तो कंकाल जो होता है 7 से 8 फीट लंबा तक हो जाएगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो। काया कैसी हो जाएगी, भीम के जैसी, इसीलिए इसका नाम क्या है, भीमकायता। क्या कहते हैं इसको, जायगेंटिज्म या भीमकायता। तो कंकाल इनका 7 से 8 फीट लंबा तक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा, और इसमें जो बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसमें जायगेंटिज्म है। इसके बाद अगर अपन देखें अडल्ट स्टेज पर, अगर यानी कि 25 साल के बाद अगर इसका हाइपर सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है भाई, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो गया, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, तो क्या होगा, अब एक बार हाइट को व्यक्ति प्राप्त करने के बाद उसकी जितनी लंबाई है, वृद्धि है, उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि हाइट और ज्यादा बढ़ जाए, इसका भी एक लिमिट होती है, समय सीमा होती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यानी इस सिचुएशन में कौन सी कंडीशन यहाँ पर बनेगी भाई, इसके लिए तो वो जो डिसीज होती है वो डिसीज है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली यानी जब एडल्ट स्टेज में जीएच या एसटीएच का हाइपर सीक्रेशन होता है तो उस समय जो डिसीज होती है उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। तो अब इस एक्रोमेगेली के क्या सिम्टम्स होते हैं, इस एक्रोमेगेली के क्या सिम्टम्स होते हैं, उस समय कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। तो एक्रोमेगेली में क्या होगा, हाइट, हड्डियों की यानी कि लंबाई में बढ़ने की बजाय क्या होता है, उनकी मोटाई बढ़ने लगती है और वो चौड़ी होने लगती हैं। और ये जो इफेक्ट होता है विशेष रूप से कहाँ दिखाई देता है, चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, जो फेशियल बोन्स होती हैं, जो निचले जबड़े की हड्डी होती है, जो मैंडिबल है, बाकी जो कंधे की हड्डियां होती हैं, तो ये बहुत ज्यादा मोटी होने लगती हैं। तो शरीर एकदम भद्दा कुरूप सा दिखाई देने लगता है, जैसा गोरिल्ला होता है। तो गोरिल्ला का जो बॉडी होता है उसी तरीके का, यानी कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस इसमें हमको दिखाई देने लगती है, किसमें, एक्रोमेगेली में। तो व्यक्ति का जो शरीर होता है बहुत ही कुरूप हो जाता है, तो ये गोरिल्ला के समान क्या हो जाता है, व्यक्ति दिखाई देने लगता है। तो हड्डियां काफी चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है एक प्रकार से। तो ये जो सिम्टम्स आएंगे वो किसमें आते हैं, एक्रोमेगेली में। तो एक्रोमेगेली जो होता है इसके अडल्ट स्टेज में जब ये हाइपर सीक्रेशन हो रहा है उसका परिणाम होता है, और जो जायगेंटिज्म होता है वो चाइल्डहुड या एडोलसेंस वाली जो स्टेज होती है उस समय जब इसका हाइपर सीक्रेशन होता है उसका परिणाम होता है। तो ये हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट हार्मोन है उसको डिस्कस करते हैं। अब दूसरा हार्मोन हम देखें इसका TSH, यानी अग्रपाली से जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है, TSH। तो TSH को डिस्कस करते हैं भाई। TSH नाम से ही स्पष्ट है, थायरो या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कहां से सीक्रेट हो रहा है, ये अग्रपाली है और इस अग्रपाली से इसका सीक्रेशन होगा TSH का। इसके बाद ये TSH ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचेगा, यानी ये जो TSH हार्मोन है ये ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा, ये थायराइड ग्लैंड है जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये दो बातें भी आपको याद रखना है। तो अब ये ब्लड के माध्यम से TSH कहां पर आएगा, थायराइड ग्लैंड में आएगा, और इस थायराइड ग्लैंड को क्या मैसेज देगा भाई, क्या संदेश लेकर आया है कि आप अपना हार्मोन्स निकालो। तो ये थायराइड ग्रंथि को इसका जो हार्मोन्स होता है उसको निकालने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और इसके जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो कौन से होते हैं, थायराइड हार्मोन जिसको हम कहते हैं
इसमें दो हार्मोन होते हैं विशेष रूप से T3 और T4, जिसमें जो T4 होता है इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन के रूप में जाना जाता है। तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। तो ये इसके बाद जो थायरोक्सिन हार्मोन का जो फंक्शन होगा वो अपना काम करेगा, वो मेटाबॉलिज्म का काम करेगा, बाकी दूसरे उसके जो भी काम है वो सारे फंक्शंस अपने वो संपन्न करेगा। इसके बाद अगर अगला हार्मोन हम देखें, इस अग्रपाली से एक और हार्मोन निकलता है भाई, जिसको हम कह रहे हैं ACTH। ACTH तो नाम से ये स्पष्ट है भाई, ए से एड्रीनो, सी से कॉर्टिको, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म क्या होगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अब ये कहां पर भाई जाएगा, यानी जो अग्रपाली है, अग्रपाली एडिनो हाइपोफाइसिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस से क्या सीक्रेट हो रहा है? ACTH। और ACTH जो होता है वो ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से कहां पर पहुंचेगा? ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी ग्रंथि है ये? एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, या जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। कहां पर स्थित होती है हम पढ़ चुके हैं पहले के, जो किडनी होता है, किडनी के जो ऊपरी सिरे होता है उस पर ये ग्रंथि पाई जाती है। तो दो भाग होते हैं इसके अंदर। इसका जो भीतरी भाग होता है इस एड्रिनल ग्लैंड का, उसको हम कहते हैं मेडुला, मध्यांश, और ये जो इसका बाहरी भाग होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, वल्कुट। तो ACTH जो होता है, यानी कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ होता है? इस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से होता है। तो ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, ये ब्लड के माध्यम से इस एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग को इसके जो हार्मोन्स होते हैं उसको सीक्रेट करने के लिए, निकालने के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब इस कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो अगर अपन उसको देखें यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, तो इससे कॉर्टिसोल का सीक्रेशन होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये जो हार्मोन्स होते हैं कहां से सीक्रेट होते हैं? इस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है वहां से इसका क्या होता है? सीक्रेशन होता है। कॉर्टिसोल इससे निकल रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला हार्मोन देखें इसका। इसी पाली से यानी अग्रपाली से ही प्रोलैक्टिन, या इसी के दूसरे भी नाम भी हैं, मेमोट्रोपिक, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? लैक्टोट्रोपिक या लैक्टोजेनिक। तो ये सब इसी के नाम है, किसके? प्रोलैक्टिन के। सीक्रेशन इसका कहां से हो रहा है? अग्रपाली से इसका सीक्रेशन होता है प्रोलैक्टिन का। काम क्या करता है प्रोलैक्टिन भाई? तो इसका काम क्या है? जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ये स्तन ग्रंथियां हैं, जो महिलाओं की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये इन स्तन ग्रंथियों के एक तो क्या करता है? विकास, यानी इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उससे संबंधित होता है। दूसरा इसका जो काम होता है इसका प्रोलैक्टिन का, जो पहला कार्य हमने देखा कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं या स्तन ग्रंथियों के ग्रोथ या डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ जब गर्भावस्था के बाद क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद उसको क्या है भाई? दुग्ध की आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन के लिए। तो इसके दो काम होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके विकास का काम करेगा, साथ ही साथ दूसरा होता है लैक्टेशन, यानी
स्तन ग्रंथियों के अंदर ये दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको लिए भी कैसा होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है दुग्ध निर्माण और दुग्ध श्रवण के लिए उस समय। तो ये प्रोलैक्टिन जो होता है उसका फंक्शन होता है कि दो मेन काम याद रखने हैं इसके भाई। प्रोलैक्टिन एक तो काम इसका क्या है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि, उनके विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा काम इसका क्या है, लैक्टेशन जो होता है, दुग्ध श्रवण होता है, दुग्ध निर्माण होता है, मिल्क जो फॉर्मेशन होता है उससे इसका संबंध होता है। इसके बाद अगला हार्मोन हम देखें इसका जीटीएच। जीटीएच अगला जो हार्मोन है अग्रपालिका, इसको कहा जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो अब जीटीएच के अंतर्गत दो हार्मोन्स आते हैं। इस गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है, ये गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन्स होता है इसका काम क्या है भाई, गोनड जो होते हैं, गोनड उनका जो विकास होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उनके विकास से संबंधित होता है। अब गोनड्स कौन से होते हैं भाई, बात यहाँ पर एक शब्द आता है गोनड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जनन। तो शरीर के वे अंग जिनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें युग्मक बनते हैं, गैमेट बनते हैं, वो अंग क्या कहलाते हैं, गोनड्स कहलाते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, गैमेट बनते हैं। और गैमेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, युग्मक। तो गैमेट निर्माण संबंधी जो अंग होते हैं क्या कहलाते हैं, गोनड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, गोनड्स को भी अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के हैं भाई। एक मेल गोनड होता है, दूसरा होता है फीमेल गोनड। गोनड्स में भी देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गोनड होता है और दूसरा फीमेल गोनड। मेल जो गोनड होता है उसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस या वृषण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यानी मनुष्य का जो जेनाइटल ऑर्गन्स होता है, पुरुषों का जो पीनिस होता है, उस पीनिस के नीचे एक स्किन का जो पाउच होता है, स्क्रोटल सेक जिसको अपन कहते हैं, उस स्क्रोटल सेक के अंदर जो गोल रचनाएं पाई जाती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, टेस्टिस या वृषण कहते हैं। और इन्हीं में क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं या जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, तो शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है जो मेल गैमेट होता है। ये क्या है, मेल गैमेट इसको कहा जाता है, यानी नर युग्मक इसको कहा जाता है। तो फॉर्मेशन कहां पर होगा इसका, टेस्टिस में होता है। ऐसे ही जो फीमेल गोनड होता है वो क्या होता है, ओवरी या अंडाशय जिसको कहा जाता है, ओवरी या अंडाशय। तो महिलाओं में दो ओवरी होते हैं, लेफ्ट और राइट। इस ओवरी के अंदर ही क्या होता है, जो ओवम होता है उस ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर ही। इस ओवम या जिसको हम अंडाणु भी कहते हैं या ओवा कहा जाता है, तो ये फीमेल गैमीट होता है। क्या होता है, फीमेल जो गैमीट होता है, मादा युग्मक भी जिसको कहा जाता है, तो ये फीमेल गैमीट है। तो इस हार्मोन का संबंध किससे होता है, जीटीएच का। ये जो गोनड होते हैं उसके डेवलपमेंट को ही क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। अब इस जीटीएच के अंतर्गत दो हार्मोन्स आते हैं। ये जो जीटीएच होता है इसके अंतर्गत दो हार्मोन्स आते हैं। एक होता है एफएसएच जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा होता है एलएच जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह इसी का एक और नाम होता है आईसीएसएच। और इस आईसीएसएच का फुल फॉर्म क्या है,
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH। अब ये जो ICSH होता है, इसके अगर हम कार्य की बात करें कि क्या काम करता है, तो इसका काम मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा, यानी कि पुरुषों में इसका कार्य अलग होगा और जो महिलाएं हैं उनमें इसका काम अलग होगा। तो पहले हम ये देख लें भाई कि मेल में इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो LH होता है या जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, वो पुरुषों में क्या काम करता है। तो यह पुरुषों में क्या काम करता है, ये पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं, ये जो टेस्टिस हैं, इस टेस्टिस के अंदर एक सेल्स पाई जाती हैं जिसको क्या कहा जाता है, लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। तो ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं, उस लीडिंग सेल्स को क्या करता है, यह एक नर हार्मोन होता है, मेल हार्मोन जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। वो एंड्रोजन सीक्रेट करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और इस एंड्रोजन के अंतर्गत क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। तो फिर से एक बार हम देखें कि जो LH होता है, उस LH का पुरुषों में काम क्या होता है, कि पुरुषों में ये क्या काम करता है कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर एक सेल्स पाई जाती हैं जिसको लीडिक कोशिका क्या कहा जाता है, लीडिक कोशिका या अंतराली कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह रहे हैं। तो इन कोशिकाओं को यह टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक प्रकार का एंड्रोजन। एंड्रोजन्स कई हार्मोन्स का ग्रुप है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन की जो सीक्रेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है LH, किसमें, पुरुषों में या मेल में। इसके बाद अगर हम देखें कि ये फीमेल्स में क्या काम करता है, महिलाओं में LH का क्या काम है। तो महिलाओं में जो LH होता है, यानी LH का फंक्शन हम किस में देख रहे हैं, फीमेल में। महिलाओं में इसका कार्य क्या है LH का भी, तो पहला कार्य इसका क्या है कि महिलाओं में जब जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जो MC स्टार्ट होता है, तो उसके 14वें दिन, कब, MC के 14वें दिन क्या होता है, जो अंडाशय होता है जिसको हम ओवरी भी कहते हैं, तो उस अंडाशय से क्या होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। कब, 14वें दिन, यानी कि 14वें दिन, MC के 14वें दिन क्या होगा, इस ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, अंडाशय से क्या होगा, अंडाणु या जो ओवम रिलीज होता है, तो वो घटना क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। यानी यह अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन जिसको कहा जाता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो महिलाओं में इसका काम क्या है, ओव्यूलेशन हो गया। बाकी ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, दूसरा कार्य अगर इसका और देखें हम, पहला कार्य इसका ओव्यूलेशन हो गया, दूसरा काम क्या है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका जो सीक्रेशन होता है उसको भी क्या करता है, यह स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ जो एग होता है, जो अंडा होता है, उसके परिपक्वन, मैच्योरेशन, उससे भी इसका संबंध माना जाता है महिलाओं में LH का। तो ये फंक्शन होता है महिलाओं में किसका, LH का। इसके बाद मेरे साथियों देखें FSH को देखें, तो इसी प्रकार का जो फंक्शन होता है FSH भी काम करेगा, यानी पुरुषों में भी इसका कुछ कार्य होता है और महिलाओं में भी इसका काम होता है। तो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो मेल में क्या काम होता है इसका हम ऊपर देखते हैं, वो ठीक है।
तो जो FSH होता है, FSH का फंक्शन जो होता है, इसका जो कार्य हम किसमें देखते हैं, मेल पुरुषों में इसका क्या काम होता है, तो पुरुषों में इसका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी अगर हम FSH का कार्य देखें कि FSH काम क्या करता है, तो इसका कार्य होता है जो गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, गैमीटोजेनेसिस, और इस गैमीटोजेनेसिस से इसका संबंध होता है किसका, FSH का। अब इस गैमीटोजेनेसिस ये दो प्रकार का होता है, यानी कि पुरुषों में जो गैमीटोजेनेसिस होता है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहा जाता है इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा स्पर्म जो होता है उसका निर्माण होता है, इसके द्वारा स्पर्म या जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु का जो निर्माण पुरुषों में जिस क्रिया के द्वारा होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो पुरुषों में इसका काम क्या है, मेन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म के निर्माण करने से संबंधित होता है। बात करें महिलाओं में फिर काम क्या करता है, तो वहां इसका जो फंक्शन होता है, अगर फीमेल में देखा जाए FSH का कार्य, महिलाओं में इसका क्या काम होता है, तो ये oogenesis, oogenesis यानी अंड जनन जिसको हम कहते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को शुक्राणु जनन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं, वैसे ही oogenesis के फलस्वरूप क्या होता है, ओवम या अंडाणु का निर्माण होता है महिलाओं में। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यानी इस प्रक्रिया से oogenesis से इसका संबंध होता है FSH का, किसमें, फीमेल्स में। तो ये एक इसका काफी महत्वपूर्ण कार्य होता है। साथ ही साथ यह क्या करता है, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं, उन फॉलिकल्स जो होता है उसकी ग्रोथ, फॉलिकल्स की वृद्धि जो होती है, फॉलिकल्स की वृद्धि से भी संबंधित होता है। साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन को भी क्या करता है, यह स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करने का जो कार्य होता है वो FSH के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके कार्य हैं FSH के, किसमें, फीमेल में। तो ये हमारा जो GTH था वो GTH कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है MSH। GTH के बाद हम इसमें देख रहे हैं MSH, यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका सीक्रेशन कहां से होता है और इसका क्या कार्य होता है, तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य में क्या होता है कि जो मध्यपाली होती है, जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कह रहे हैं, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में तो कैसा होता है, ये भाग विकसित होता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है वैसे ही ये धीरे धीरे डीजेनरेट होता चला जाता है, और जो अग्रपाली होती है, इसका जो पिछला भाग होता है उसी में जाके ये मिल जाता है। तो इसका सीक्रेशन जो होता है मनुष्य में, ऐसा मानते हैं कि भाई अग्रपाली जो होता है उसके पिछले भाग से ही होता है, जबकि दूसरे कुछ जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि मेढक है, जो एम्फीबियंस हैं, और जो मछलियां हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं, ये लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, निम्न श्रेणी के जो कशेरुकी हैं, ये लोअर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो मध्यपाली वाला भाग होता है वो भी कैसा होता है, डेवलप होता है, वो भी विकसित होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक इस मत के समर्थक होते हैं। अब इस हार्मोन का फंक्शन अगर हम देखें
कि ये एमएसएच जो होता है वो क्या कार्य करता है। तो एमएसएच का कार्य क्या है कि इन एनिमल्स की जो स्किन होती है, त्वचा है, इस एम्फीबियंस या मेंढक, इनकी त्वचा में एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं मेलानोफोर्स। मेलानोफोर्स कुछ इस तरीके की। तो इन मेलानोफोर सेल्स के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, मेलानिन कहा जाता है। इनके अंदर एक पिगमेंट भरा हुआ है जिसको मेलानिन। तो इस हार्मोन की वजह से यानी कि एमएसएच क्या करता है, इस मेलानिन पिगमेंट को फैलाकर क्या करता है, इनमें स्किन का जो कलर होता है उसको डार्क या गहरा करने का कार्य करता है, ये एमएसएच होता है। और मनुष्यों में ऐसा माना जाता है इसका जो कार्य होता है, यह जो तिल होते हैं, जो मोल्स बनते हैं स्किन पर, ब्लैक कलर के जो स्पॉट बन जाते हैं ह्यूमंस में, उसके लिए जिम्मेदार होता है या रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एमएसएच का फंक्शन होता है। तो साथियों, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी कि अग्रपाली से कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं और किस हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है। अगर उसका हाइपोसीक्रेशन होता है विशेष रूप से जीएच का, तब क्या प्रभाव होता है, और अगर उसका हाइपर सीक्रेशन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उसका प्रभाव होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो पश्चपाली है जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, या इसी का जो हिस्सा है जिसे हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। तो इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसका क्या कार्य होता है, तो इसको हम इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें एक दो बातें और हैं हमारी। यहाँ के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक ये सिस्टम होता है जिसको हम हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो वो क्या होता है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स होगा उसमें इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और इन दोनों हॉर्मोन्स को जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं जिसको हम देखेंगे, दो हॉर्मोन्स हैं इसमें, एक होता है एडीएच या जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा होता है इसमें ऑक्सीटोसिन। इन दोनों को हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। और इसके बाद कल फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने में हाजिर होता हूँ। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।